आए हैं, मैं उनसे एक बात का वादा और दावा करना चाहूंगा कि आज की इस पूरी मीटिंग को सुनने के बाद आज की ये 22 जुलाई आप जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, इस बात का वादा है। और मेरे दोस्तों, लास्ट तक आपको इस मीटिंग में रहना चाहिए और तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि बाहुबली लास्ट तक नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कटप्पा को किसने मारा था। तो इसलिए आपको पूरा देखना जरूरी है मेरे दोस्त। और मैं आपके बीच में विनीत सक्सेना, मैं रेलवे में असिस्टेंट टू एडीआरएम की पोस्ट पे हूं। और आज आपकी तरीके से जैसे जो नए दोस्त आए हैं, वैसे कुछ दिन पहले मुझे एक मीटिंग में इनवाइट किया गया। एक्चुअल में इनवाइट तो बहुत समय से किया जा रहा था, लेकिन मैं कोई ना कोई गोली दे रहा था, बहाना दे रहा था और मीटिंग में आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि शायद उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। मैं एक छोटी सी बात से आपको रिलेट करूंगा मेरे दोस्तों। एक मैंने कहीं पे स्टोरी सुनी थी कि एक बार एक राजा जी थे, उनका एक मंत्री था। उस मंत्री का एक तकिया कलाम था, वो हर बात में एक डायलॉग जरूर बोलता था कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। हुआ क्या मेरे दोस्तों, वो राजा जी का दोस्त था और एक बार राजा जी अपनी तलवार की धार को तेज कर रहे थे। वो तेज करते करते राजा जी का अंगूठा कट गया। जब अंगूठा कट गया तो दर्द के मारे परेशान, इतने में वो मंत्री आया, बोले क्या हुआ? बोले अंगूठा कट गया। वो मंत्री कहता है ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरा तो अंगूठा कट गया और ये कह रहा बहुत अच्छा हुआ। तो उन्होंने बोला इसका दिमाग घूम गया है, लग रहा मैंने इसको ज्यादा भाव दे दिया। तो उन्होंने बोला इसको तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, उसको जेल में डाल दिया गया। अब राजा जी हमेशा की तरीके से शिकार खेलने के लिए गए। आज वो अकेले गए क्योंकि वो उनका जो मंत्री था वो साथ में नहीं था। जब वो शिकार खेलने गए तो जंगल में एक शेर का पीछा करते करते ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर आदिवासी लोग थे। जब वो आदिवासियों के बीच में पहुंच गए तो बहुत सारे आदिवासी थे। उन्होंने राजा जी को पकड़ के घेर लिया और दोनों टांग पकड़ी, दोनों हाथ, और यूं 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 घुमाने लगे। राजा को लगा मैं राजा हूं इसलिए सैर करा रहे, लेकिन उनका भ्रम तब टूटा जब वो अपने सरदार के पास पहुंचे और वहां हजारों कबीले के लोग बैठे थे और वो बोले सरदार की जय हो, आज देवी मां की बलि के लिए बड़ा मोटा मुर्गा लेके आए। अब तो राजा के प्राण सूख गए कि यार ये क्या, आज तो यहाँ पे अपनी गर्दन कटने वाली है। तो वो सरदार बोला जाओ इसको तैयार करके लाओ। बलि के बकरे को पहले सजाया जाता ना, तो उसको ले जाके वो उसको नहलाने लगे। तब तक उन्होंने नोट किया कि इसका अंगूठा कटा हुआ है। वो दौड़े दौड़े सरदार के पास आए और उसके कान में कुछ कहा। सरदार ने राजा को बुलाया और बोला देख इंसान के बच्चे, तू बच गया क्योंकि तेरा अंग भंग है, अंगूठा कटा है। और अंग भंग आदमी की बलि चढ़ाओ तो देवी मां उल्टा नाराज हो जाती है। जा, तेरा अंगूठा कटा था इसलिए तेरी मुंडी कटने से आज बच गई, जा तू घर जा सकता है। अब राजा बड़ा खुश कि हे भगवान ऊपर वाले बचा लिया हमको। लेकिन चलते चलते उसको मंत्री की बात याद आ रही थी कि मंत्री ने सुबह ही बोल दिया था ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब वो दौड़ा दौड़ा अपने महल में पहुंचा। बोले मंत्री जी कहां, मंत्री जी कहां? बोले अरे वो तो जेल में। बोले किस बेवकूफ ने उन्हें जेल में डाल दिया? बोले सरदार माफ करें, राजा जी माफ करें, आप नहीं सुबह भेजा। बोले अरे उसको बुलाओ जल्दी। जैसे ही मंत्री जी आए, राजा जी ने उनके पैर पकड़ लिए। बोले मंत्री जी आप तो महान हो, आपने सुबह ही बता दिया था ऊपर वाला जो करता अच्छे के लिए करता है। अगर यह अंगूठा नहीं कटा होता तो आज ये जो दिख रही है ना, नहीं दिखती, ये मुंडी कट जाती थी। अब जैसे ही मंत्री के पैर राजा जी ने छोड़े, मंत्री ने राजा के पैर पकड़ लिए। बोले अरे आप क्यों पैर पकड़ रहे हो? बोले ऊपर वाला जो करता अच्छे के लिए करता, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता, आप तो बच जाते, लेकिन मेरी गर्दन कट जाती। तो मेरे दोस्तों, आज अगर आप लोग इस वेबिनार में आए हो तो आए नहीं हो, ऊपर वाले के जरिए लाए गए हो। और ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसलिए अभी तक आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होना था, इसलिए आप गोलियां दे रहे थे। और आज आपकी लाइफ में कुछ ऊपर वाले ने लिखा है, इसलिए आज आप इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो एक बार उस ऊपर वाले को धन्यवाद जरूर दे दीजिएगा कि वो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है। और मैं भी यही कहूंगा, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है।
तो मेरे दोस्तों, मेरी भी लाइफ में कुछ अच्छा होना था, इसलिए मैं एक मीटिंग में, ऐसी मीटिंग में पहुंच गया। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझसे पूछा गया कि आप जॉब करते हो, क्या आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो? मैंने बोला कौन से ड्रीम? तो उन्होंने बोला ये वाले ड्रीम। उन्होंने बोला कि जो भी कोई जिंदगी में इंसान है, वो सफल होने के लिए उसके पास ये चीजें वो चाहता है कि ये चीजें उसको लाइफ में मिलें, और ये चीजें मैंने एक पेपर के ऊपर आपके लिए लिख के दी हैं। ये है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम फ्रीडम, नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, सर्कल, स्वास्थ्य, देश विदेश यात्राएं, दुआएं, प्यार, गर्व, संस्कार, इनर क्वालिटीज, व्यवहारिक ज्ञान, समाज सेवा, देश सेवा, पारिवारिक दायित्व, स्वयं का मालिक होना, पूर्ण आजादी होना, स्टेज स्पीकर, रोल मॉडल, मेंटर, सेलिब्रिटी, वीआईपी, बड़ा बिजनेसमैन, हॉबी पैशन पूरी करना, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, भावी पीढ़ी का निर्माण, सुख वैभव, लग्जरी लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, क्वालिटी लाइफ जिसमें ड्रीम्स अनलिमिटेड हो, आदर्श सफल जीवन हो, और इसी जिंदगी में जीते जी मोक्ष मिल जाए, स्वर्गिक परम आनंद मिले। ऐसे 33 ये पॉइंट मैंने नोट किए, और साथ में प्लस इसलिए लिखा कि और भी बहुत चीजें जो मैंने लिखी नहीं। तो ये चीजें एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है, और ये जब सारी चीजें मिलती हैं उसको बोलते हैं सफल व्यक्ति, सफल जीवन। क्योंकि केवल पैसा ही सफलता नहीं है मेरे दोस्त। अगर पैसा सफलता होता तो दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन मारा नहीं जाता। ओसामा बिन लादेन को मारा गया, और दाऊद इब्राहिम कोई नहीं चाहता कि बने। पैसा तो है लेकिन इज्जत नहीं है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जी, कई बार मीटिंग में हमारे साथी बुलाते हैं, मीटिंग में आ जाइए, वो कहते हैं सर टाइम नहीं है। तब तो बोलते हैं आप बहुत अमीर आदमी होंगे, पैसा भी नहीं है। थोड़ा साउंड का इशू आ रहा था। हम ऐसे तमाम लोग किसी ना किसी की गुलामी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब के जरिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब के जरिए। तो मेरे दोस्तों, जो बिजनेस भी कर रहे हैं वो भी वो काम कर रहे हैं जो जब तक करेंगे तब तक इनकम आएगी। जैसे शोले फिल्म में गब्बर बोलता था कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक ये बीरू की सांसें चलेंगी। तो मेरे दोस्तों, हम वही काम कर रहे हैं। कल से हम काम करना बंद कर दें तो हमारी इनकम आनी बंद हो जाएगी। अगर हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, हम अपने को भ्रम में रख रहे हैं। तो मुझे जब ये बात बताई गई तो मुझे लगा मैं जो काम कर रहा हूं उससे, ये जो लिस्ट है 33, इसमें से 3 भी नहीं मिलने वाले। तो मुझे उन्होंने बताया एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को अगर आप आज समझ गए तो आपकी जिंदगी आज वाले दिन से टर्निंग पॉइंट में जा सकती है। और आपके वो सपने जो बचपन से कभी आपने देखे थे, एक छोटे बच्चे से पूछिए बड़े होके क्या बनोगे, वो कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। उससे बोलिए आपकी गाड़ी कितनी बड़ी होगी, कहता है इतनी बड़ी होगी। फिर उससे बोलते हैं कि आपका घर कैसा होगा, इतना बड़ा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सपनों का साइज एडजस्टमेंट करने लगता है। फिर हम क्या सोचते हैं, चलो बड़ी गाड़ी ना सही, 2 व्हीलर तो है, चलो आईएएस ना सही, टीचर तो हूं, चलो बंगला ना सही, छत तो है। ये होती है एडजस्टमेंट की लाइफ, क्योंकि उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मेरे दोस्त, मेरे भी ड्रीम बहुत बड़े थे आप लोगों की तरीके से, लेकिन मेरे दोस्तों जब मैं जॉब में आया तो मुझे लगा कि जॉब किसी आदमी को अमीर नहीं बना सकती। क्योंकि धीरू भाई अंबानी एक बात कहते हैं कि जो दूसरों के ड्रीम पूरे करते हैं वो कभी खुद के ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। और बुरा मत मानना मेरे दोस्तों, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में हैं वो किसी दूसरे का ड्रीम पूरा कर रहे हैं, उनका ड्रीम नहीं है। तो मुझे एक ऐसा सिस्टम बताया गया, ऐसी मीटिंग में इनवाइट करके मुझे एक शख्स ने बताया
कि एक सिस्टम ऐसा है जिसको आपने ठीक से समझा तो जिंदगी में बदलाव हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी होता क्या है कि अभी कोई भी व्यक्ति अभी जो सामान खरीदता है तो वो लेता है ट्रेडिशनल बिजनेस के सिस्टम से, जिसको हम सारे लोग जानते हैं कि भाई हम अपने पास के किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वहां से सामान ले लेते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो दुकानदार कहां से लाता है। तो पता चला, उन्होंने बताया कि वो होलसेलर से लाता है, थोक वितरक से लाता है। वो होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, वो लेके आता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके ऊपर C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, और वो प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बनाती है। लेकिन कंपनी जैसी वो प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले उसका टीवी पर विज्ञापन करती है। वो किसी क्रिकेटर, किसी फिल्म स्टार इनको पकड़ती है जिनकी पब्लिक में इमेज है, इनसे बोलती है सर आपको मेरे प्रोडक्ट का ऐड करना है। ये बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करने के लिए दोगे? बोले हाथ भी मत लगाना, हाथ खराब हो जाएंगे। वो कहते हैं इतना घटिया सामान मैं नहीं बेचूंगा। बोले सोच लो, 2 लाइनें कैमरे पे बोली तो 15 करोड़ अकाउंट में। अब आप ही सोचो, अगर 15 करोड़ रुपए हम लोगों को ऐसे कोई देने लगे तो हम लोग, ये जो जितने लोग वेबिनार में हैं, ये 2 लाइनें थोड़ी बोलेंगे, 2 साल तक बिना रुके बोल सकते हैं। 15 करोड़ में इतनी ताकत होती है। अब जरा सोचिए, ये पैसे जो उनको दिए जा रहे हैं, ये कंपनी जो एडवांस दे रही है, वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उस प्रोडक्ट के रेट में ऐड होगा कि नहीं होगा? उस प्रोडक्ट के रेट में ऐड हो जाता है। और ये बीच में जितने भी टोल टैक्स वाले आप देख रहे हो, ये सब भी कुछ ना कुछ चार्ज लगाते हैं, और यहां से 55 रुपए की चीज निकल के इस ग्राहक तक 100 रुपए में आती है। बीच का 45 रुपए ये बीच वाले लोग ले जाते हैं। इनको प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करने का मैटर नहीं है, हाँ नुकसान करने का पूरा अधिकार है। कभी आपने सुना कि कंपनी से कोई प्रोडक्ट में चांदी का निकला हो और ग्राहक तक आते आते सोने का हो गया हो? नहीं सुना मेरे दोस्त। हाँ ये जरूर सुना है कि चांदी की चीज निकली थी और ग्राहक तक आते आते प्लास्टिक में बदल गई। तो ये बीच वाले लोग जब मिलावट करते हैं तो कस्टमर जो होता है वो अपनी अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार की गालियां इस कंपनी को सुनाता है। कंपनी खराब, प्रोडक्ट खराब, जबकि उसकी गलती नहीं होती। और बीच में बहुत सारे उधारी भी करते थे। तो अब से कुछ साल पहले अमेरिका जैसे देश के अंदर कुछ अर्थशास्त्री बैठे और उन्होंने एक बात सोची कि ये जो सिस्टम है, इसको क्यों ना कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को दिया जाए। अगर डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है तो बीच के जितने भी मिडिल मैन है वो नहीं होंगे। जब डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास आएगा तो उसको क्वालिटी ओरिजिनल मिलेगी, क्योंकि गंगा का पानी पटना और कानपुर में गंदा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट गंगोत्री से बोतल लगाएंगे तो एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा। तो यहां पर डायरेक्ट कंपनी से आपके पास आता है तो शुद्ध सामान मिलने की आपको गारंटी हो जाती है। दूसरी बात, जब बीच में कोई होगा नहीं तो जो आपको पैसा बीच वाले ले जा रहे थे वो आपका बचता है, और यहां पर कंपनी उस 45% को आपको एक पार्टनरशिप देती है। मुझे जब ये बात बताई गई तो मुझसे बोला गया कि सर इसके जरिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और इसका आपको फायदा क्या होगा? दुकान बदलनी है आपको, और इससे कंपनी को भी फायदा होगा और कस्टमर को भी फायदा होगा। कस्टमर को क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप सोच के देखें, एक कस्टमर अपने शहर में जब किसी दुकान पे सामान लेने जाता है, डिस्काउंट है कि नहीं? अरे हम तो आपके पड़ोस में रहते हैं, पहली बार थोड़ी आ रहे हैं आपकी दुकान पे, तो वो चाहता है कि उसको रेट थोड़ा कम पड़ जाए। वही इस सिस्टम से मिलता है, जहां पे क्वालिटी एक नंबर और दाम होता है कम। अब मेरे दोस्त, जब हम इन दुकानों से सामान लेते हैं तो हमें फायदा क्या होता है कि यहां पर सामान लेने से, जो बाहर की दुकान से जब हम सामान लेते हैं तो शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, सब राम भरोसे चलता है। भाग बढ़िया हुआ तो अच्छा, नहीं तो बोल नहीं सकते। और ऐसा एक सर्वे में बताया गया कि मार्केट में हर 6वां प्रोडक्ट डुप्लीकेट चल रहा है, और आप इतने दिनों से उसको यूज कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। और यहां पर आपको कोई पक्का बिल भी नहीं मिलता। टैक्स बचाते हैं वो लोग, कोई गारंटी नहीं लेते। उनसे को भाई साहब इसकी गारंटी है, कहते हैं भाई साहब हमारी गारंटी नहीं है, प्रोडक्ट की गारंटी कहां से दें, क्योंकि उन्होंने बनाई नहीं है। जिससे लाए उसको भी नहीं, उसने भी नहीं बनाया, तो गारंटी नहीं होती। एमआरपी पे कोई छूट नहीं होती, शकल देख के टीका लगाया जाता है।
अगर साइकिल से जाओगे थोड़ा रेट कम कर देंगे, 4 व्हीलर से जाओगे तो रेट से कुछ ज्यादा भी बोल सकते हैं। तो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। दूसरी बात, खरीद पे कोई बचत नहीं हुई, कोई मान सम्मान आज तक नहीं मिला, और साथ में खुद का व्यापार करने का अपॉर्चुनिटी भी आपके पास नहीं था। ये काम आपके दादाजी ने भी किया, पिताजी ने भी किया, और हम भी अभी तक यही कर रहे थे। लेकिन एक दुकान ऐसी आ गई भीलवाड़ा राजस्थान की, अपने देश की, जो 100% स्वदेशी प्रोडक्ट लेकर के सन 2000 से पिछले 20 सालों से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक घर में लगने वाले सारे प्रोडक्ट आपको दे रही है, वो भी 100% शुद्धता की गारंटी के साथ, पक्के बिल के साथ, 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी के साथ। और प्रोडक्ट खरीदते ही आपको जो, एक बार आप जब ज्वाइन हो जाते हो तो आपको 10 से 20% एमआरपी पे छूट मिलती है बिना कुछ कहे, चाहे बच्चा खरीदे चाहे बूढ़ा खरीदे। इसके अलावा 10 से 32% तक खरीद पर आपको बचत होती है टोटल मिलाकर के। और यहां पर आप कस्टमर नहीं होते, यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। उस प्रोडक्ट के लिए आपको मान सम्मान भी मिलता है और खुद का व्यापार करने का अवसर मिलता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो मैंने उनसे पूछा कि सर बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बिजनेस में मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? वो बोले अगर आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस को करने के लिए 1 लाख लगाने पड़ेंगे तो गलत है, 10,000 लगाने पड़ेंगे तो ये भी ठीक नहीं। इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाना, जीरो इन्वेस्टमेंट है, केवल दुकान बदलनी है। पहले रामचंद्र की दुकान से ले रहे थे, अब आरसीएम की दुकान से लेना है। और यहां से जैसे ही आप अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद लेते हो, आपको एक डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की गाइडलाइन से चल रहा है। तो आपकी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक का प्रूफ इसलिए जरूरी है कि कंपनी आपकी बचत का पैसा आपके अकाउंट में तो डालना चाहिए, उसके लिए अकाउंट नंबर जरूरी होता है। और ये भारत सरकार की गाइडलाइन से चल रहा है मेरे दोस्तों। तो यहां पर जब हम सामान खरीदते हैं तो यहां पर हमें एक, जब पहली बार हमने ज्वाइन किया तो इसके प्रोडक्ट के सैंपल अगर हमने यूज करने के लिए ले लिए और कम से कम अगर 1000 रुपए का भी बिल कट गया तो आप इस बिजनेस में इंटर कर जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं तो 10,000 का सामान खरीदता हूं, चलो एक बार इसका लेके देख लेते हैं, अच्छा लगा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्तों मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया। अब बात ये आती है, मैंने उनसे पूछा सर इस बिजनेस में कौन तरीके के लोग ज्वाइन कर सकते हैं? उन्होंने बोला भैया इसमें कोई गरीब अमीर, बिना पढ़ा लिखा, जॉब, बिजनेस, गृहिणी, स्टूडेंट, बेरोजगार, रिटायर्ड, किसी भी प्रकार का प्राणी जो 2 टांगों पे चलता हो और जो पैसे कमाना चाहता हो। तो मेरे भाइयों, कौन लोग हैं जो पैसा नहीं कमाना चाहते और कौन लोग जो चलना नहीं जानते? और बोले जो भी कपड़े पहने दिखे आप उसको इस बिजनेस में ला सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये बिजनेस सबके लिए बना हुआ है और मैंने इस बिजनेस में मैंने सोचा कि करना चाहिए। लेकिन बात ये आई कि मैंने उनसे बोला कि इस बिजनेस को हम किस तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने बोला अपने डॉक्यूमेंट देने के बाद आपकी आईडी निकल आएगी। अब जैसे कहीं और से सामान खरीद रहे थे, यहां से आप खरीदोगे तो आपके वो पैसे बचेंगे जो बाहर वाली माधुरी दीक्षित लेके जा रही थी। और यहां पे सामान खरीदने से आपके घर में बैठी ऐश्वर्या राय को पैसे वापस आ सकते हैं। तो आप बताओ जी, बाहर की माधुरी दीक्षित को अमीर बनाना है या घर में बैठी माधुरी दीक्षित को अमीर बनाना है? तो मैंने कहा भैया बाहर को कौन अमीर बनाएगा, घर में लाना है। तो बोले बाहर का प्रोडक्ट खरीदने से आउटगोइंग होता है और आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदने से इनकमिंग होता है। तो आपको क्या चाहिए? मैंने कहा इनकमिंग चाहिए, आउटगोइंग तो बरसों से हो रही है। तो मैंने इसमें ज्वाइन किया। फिर मैंने उनसे बोला कि सर इस बिजनेस में हम काम कैसे कर सकते हैं? बोले पहले प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगे तो किसी से कोई बात मत करना, अगर बहुत अच्छा लगे तो आपके पास कई ऑप्शन है, चाहो तो केवल कस्टमर बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप स्पीड ज्यादा चाहते हो और इनकम कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो तारीफ करने की खानदानी आदत है उसका इस्तेमाल करना होगा। हम बहुत सारी चीजों की तारीफ करते हैं, यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इसकी मिठाई बहुत अच्छी है, ये चाय में तो मजा आ गया। और ये बोल बोल के हमने तमाम फिल्में सुपरहिट करवा दी दोस्तों अपनी तारीफ करने की आदत से, लेकिन आज तक आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब यहां क्या करना है, ये कंपनी बोलती देख भाई आरसीएम ने कोई भी महेंद्र सिंह धोनी,
शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इनको नहीं रखा। इनको जो हमें पैसा देना था, अगर वो काम आप करो तो शाहरुख खान वाला पैसा सारे जेंट्स के अकाउंट में आ जाएगा और ऐश्वर्या राय वाला पैसा सारी लेडीज के अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, आज तक तो हमको किसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका ही नहीं दिया। बोले बस यहां पर इसका ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो और जितना चाहे इसके बारे में खर्चा करो और उसकी चर्चा करो। बस मैंने कहा यार ये काम तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा कि यार इस बिजनेस में हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद हमने इसमें ज्वाइन किया और ज्वाइन करके हमने इसमें काम शुरू किया। अब इसमें उन्होंने बोला कि ये बिजनेस के जरिए आप बिना कोई पैसे लगाए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। घर बैठे बैठे आप इस बिजनेस को, सारा ऑनलाइन सिस्टम है, पूरी इंडिया में फैला सकते हैं। तो इस तरीके का ही मेरे दोस्तों ये बिजनेस मुझे मिला, जैसे आज जो नए दोस्त आ रहे। और ये बिजनेस मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिंपल कुछ बातें मेरे दिमाग में आ गई। पहली बात, मुझे ये बात दिमाग में आ गई कि भैया इस बिजनेस में अपना एक भी रुपया लगना नहीं है, इन्वेस्टमेंट जीरो, और दूसरे को भी ज्वाइन कराने से उसका भी इन्वेस्टमेंट जीरो। तो मैंने कहा भैया फायदा का तो नहीं मालूम, ना मेरा कुछ नुकसान होने वाला, ना सामने वाले का नुकसान होने वाला। और ये बात मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी कि मैं एक प्रतिष्ठित जॉब में था, एक बढ़िया परिवार से था, तो मुझे ये लगता था कि मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही मुझे उससे देख के कभी नजरें चुरानी पड़े, ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे मुझे बात क्या अच्छी लगी कि यहाँ पर ना मेरा कुछ खर्चा ना दूसरे का खर्चा। तो मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया जिसमें प्रेम चोपड़ा बोलता है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो यहाँ पे हमारा एक भी रुपया नहीं लग रहा मेरे दोस्त। तो मुझे बढ़िया बात ये लगी कि अपना लॉस कुछ होने का चांस है, ये मेरे लिए सबसे बढ़िया बात थी। दूसरी बात मुझे क्या अच्छी लगी कि मुझे ये लगा कि मैंने उनसे बोला सर काम क्या करना है। बोले आप कहीं ना कहीं से कपड़े पहनते हैं, यस। साबुन लगाते हैं, यस। मसाले खाते हैं, यस। बिस्किट नमकीन खाते हैं, यस। कब तक खाते रहेंगे। मैंने कहा पूरी जिंदगी। कब से खा रहे हैं, बचपन से। अच्छा तो आप चाहो या नहीं चाहो बिजनेस तो किसी ना किसी का कर ही रहे हो, क्योंकि जितने भी लोग स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं, भाई साहब ईमानदारी से बताना खुद बनाए हैं या खरीदे। और अगर खरीदा है तो किसी का बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ। और जब बिजनेस आपको पूरी लाइफ करना ही पड़ेगा, ये बात 100% पक्की है, चाहो या नहीं चाहो करना ही पड़ेगा। तो किसी दूसरे का करते रहना चाहिए या मौका मिले तो खुद का शुरू करना चाहिए। मैंने कहा भैया बहुत हुआ दूसरे का, आज से जो कुछ होगा अपना होगा। ये सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और जो मुझे स्टार्ट में चीजें बताई गई कि भाई इस बिजनेस से आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो, तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी सुनाई गई जो नए दोस्त जितने हैं उनको आज निर्णय लेने में मदद कर सकती है। वो स्टोरी मुझे क्या सुनाई गई कि एक था पेड़, उस पेड़ के नीचे था एक तालाब और उस पेड़ पे बैठे थे कुछ बंदर। अचानक कहीं से एक आकाशवाणी हुई कि आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, अगले 3 सेकंड में जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई बंदर इस पवित्र तालाब में कूद जाएगा वो इंसान बन जाएगा। अब जैसे ये सुना तो हिंदुस्तान का आदमी नेगेटिव पहले सोचता है, तो उसने सोचा कि यार कोई लग रहा मजे ले रहा है। कोई बोला कैलेंडर देखो 1 अप्रैल होगा। लेकिन एक आदमी ने, अपना एक बंदर ने दिमाग नहीं चलाया और 3 गिनने से पहले छपा। अब बाकी बंदर आपस में बात करने लगे, देखा बड़ा सियाना बन रहा था, गया काम से। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो सारे बंदर हैरान, वो इंसान बन के बाहर निकला। अब बाकी के बंदरों ने उसको घेर लिया, मुझसे यार ये बताओ तुम सुन तो हम भी रहे थे, बोला तो हमसे भी जा रहा था, तुम ही क्यों कूदे। क्या ऐसा करने से तुम्हारे दादाजी परदादाजी कभी इंसान बने थे क्या। बोले अरे बेवकूफ, अगर मेरे दादाजी इंसान होते तो हम थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ पेड़ पे क्यों होते, होटल में नहीं होते।
बोले ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल आप ही तो बंदर थे। बोले फिर तुम ही क्यों कूदे? बोले हमने ज्यादा दिमाग नहीं चलाया, हमने सोचा कि कोई इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो कूद कर देखते हैं, इंसान बने तो ठीक वरना बंदर तो रहेंगे ही। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा भैया ये जिंदगी में आगे बढ़ने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, चलो करके देखते हैं, कामयाब हो गए तो अच्छी बात, वरना रेलवे की नौकरी जिंदाबाद, कुछ माइनस तो होना नहीं था। तो मैंने कहा चलो भाई शुरू करते हैं, और इसमें मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद काम आगे किया, और किस तरीके से किया वो मैं आपको आगे बताता हूं। उससे पहले आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस किया, आज उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है। तो सुना ही होगा, कुमार अग्रवाल नाम तो सुना ही होगा। श्याम अग्रवाल का जन्म ओडिशा के संबलपुर में सन 1975 में हुआ। उनका बचपन बहुत गरीबी और अभाव में गुजरा। व्यवसाय ठीक से न चल पाने की वजह से उनके पिता नए व्यवसाय की तलाश में कहीं और जाना चाहते थे। इसलिए 1993 में वे अपने पिता श्री राम अवतार अग्रवाल एवं माता चंद्रा अग्रवाल एवं अपने दोनों छोटे भाई सचिन और विकास के साथ जगदलपुर छत्तीसगढ़ आ गए। यहाँ भी पिता को व्यवसाय में बड़ा नुकसान होने और भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से श्याम अग्रवाल पर पैसा कमाने का दबाव बढ़ने लगा। अतः मजबूरन उन्होंने सहारा इंडिया में कैशियर की हैसियत से नौकरी शुरू की। उस वक्त छोटे भाई सचिन आलू प्याज के व्यवसाय के साथ आरसीएम की शुरुआत कर रहे थे। छोटे भाई से प्रेरणा लेकर उन्होंने 2004 में आरसीएम पार्ट टाइम में करना शुरू किया एवं 2006 में नौकरी छोड़कर फुल टाइम आरसीएम में आ गए। पत्नी पूजा अग्रवाल एवं परिवार का साथ लेते हुए सन 2007 में रॉयल्टी एवं 2008 में टेक्निकल मुकाम पर पहुंचे। आज वो अपने परिवार के साथ आलीशान जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय वो अपने छोटे भाई व बिजनेस में अपलाइन सचिन अग्रवाल तथा परिवार को देते हैं। आज श्याम अग्रवाल जी को आरसीएम की शानदार रूबी पिन से नवाजा जा रहा है। ऐसी कई शाम गुजरी है जहाँ पर घर पे मम्मी हम सबको खाना खिला देती थी और खुद पानी पी के सो जाती थी। उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है कि घर में इतना होता ही नहीं था कि मम्मी सबको खिला सके, तो अपने बेटों का पेट वो भरती थी और खुद भूखे पेट सो जाती थी। हमारी घर की स्थिति ऐसी थी कि ना तुम्हारे पास पैसे थे ना पहचान। मैं जब शादी होकर आई थी, एक कमरे का घर था और मेरा जो बेडरूम था वो इतना बड़ा था कि मैं जिस घर से आई थी मेरे बाथरूम के साइज का। तो मुझे एक बार तो तकलीफ़ होता था कि एकदम छोटा सा घर है और किराए का घर है। जब इन्होंने जगदलपुर आया अपना एजुकेशन के बाद, काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रहा इनका। जॉब जहाँ करते थे और जगदलपुर से वो 600 किलोमीटर दूर था, तो हमेशा आना तो पॉसिबल नहीं रहता था। 2-3 महीने में वो 2-3 दिन के लिए ही आ पाते थे। ये लगता था कि अभी अभी तो शादी हुई है। 2006 में मैंने फाइनली अपने जॉब से रिजाइन किया और आरसीएम बिजनेस को 2006 अप्रैल से एज ए कैरियर करना शुरू किया। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई सेमिनार होता है या मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा होता हूं, तो वो मुझे बिल्कुल एक अपलाइन की तरह ट्रीट करते हैं और कभी कभी तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं कि जिस तरीके से वो मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, और शायद यही उनकी कामयाबी का राज भी है। उस समय का लाइफ और अभी का लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। पहले हीरो पुक में घूमते थे, आज लग्जरी कार में घूमते हैं। पहले रेंट पे रहते थे, आज ओन बंगलो हैं। उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से आज वो ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरीके से आज वो ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, शायद किसी नौकरी में या किसी व्यापार में या किसी दुकानदारी में इस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पाना संभव नहीं हो पाता है। भैया मैंने देखा है बहुत सारे फॉरेन टूर्स कर चुके हैं, बहुत बड़े व्यक्तियों से मिल चुके हैं,
सपने की बात करेंगे तो वो सपने तो पूरे हो गए, और जो मैंने सोचा भी नहीं था वो सपने भी पूरे हो गए। व्यक्ति अचीव करता है, उनके परिवार वालों को तब फील होता है कि वाह क्या हासिल किया है आज आपने। अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट करिए, घर का काम मैनेज करिए, कैसे भी करके उनके साथ थोड़ी देर के लिए निकलिए, इस बिजनेस को समझिए ताकि आपके और आपके बच्चे के सपने पूरे हों। तो आइए इस रूबी को आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। मेरे दोस्तों, ये आपकी स्टोरी होने वाली है, ये आपके साथ होने वाला है, और ऐसा वीडियो आपका बनने वाला है और आपके परिवार के लोगों का ऐसे इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि कहानी संघर्षों की होती है और जो संघर्षों में आगे बढ़ते हैं। वास्तव में मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये बिजनेस एक तरीके से हम आम लोगों को मौका है अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखने का एक चांस दिया है ऊपर वाले ने। जैसे कोई व्यक्ति जब एक एज में आ जाता है तो उसके मन में लगता है काश मैंने बचपन में ये कर लिया होता, काश मैंने उस समय और पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। तो एक तरीके से ऊपर वाले ने हम आम लोगों को एक सप्लीमेंट्री दी है, एक दूसरा चांस दिया है आरसीएम के जरिए, जिसके माध्यम से हम अपनी तकदीर अपने हाथ से लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। और ये बिजनेस में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। 10वीं में 4 बार फेल आदमी दिनेश चौधरी जी आज इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। आज वो 7वीं गाड़ी खरीद चुके हैं आरसीएम से, जो 2075 रुपए की नौकरी करते थे। और वो बोलते हैं मेरी पढ़ाई लिखाई एक कलेक्टर से 10 गुना कम है, लेकिन मैं एक कलेक्टर से 10 गुना ज्यादा नंबर 1 का कमाता हूं। और एक कलेक्टर को तो उसका पूरा जिला भी नाम नहीं जानता, लेकिन उनका नाम आज हम आपके बीच में ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा कि नहीं मालूम, लेकिन दिनेश चौधरी के बेटे की शुरुआत जहां वो छोड़ेंगे वहां से होगी लाखों रुपए का, वो आज से बन चुका है। तो ये बिजनेस ना केवल आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बना सकता है। ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने आपकी तरीके से जो नए दोस्त हैं, मैंने इसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे तो मैंने इसके बारे में बात करनी शुरू की। जब मैंने शुरुआत में बात करनी शुरू की मेरे दोस्त, तो मेरी बात सुन के तमाम लोग मेरी बात का मजाक उड़ाने लगे, मुझ पर हंसने लगे। मेरे वही दोस्त जिनके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता था, वो मुझसे बोलने लगे कहां तुम भी इन सब चक्करों में पड़ गए। बहुत सारी मेरी ऐसी मुझसे बोलने लगे। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार ये तो बहुत गजब सिस्टम है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मैं एक दिन बड़ा निराश हो गया और मैंने अपने अपलाइन को फोन किया और उनसे बोला, सर क्या मैं धरती का पहला और आखिरी प्राणी हूं जिसने आरसीएम किया? मेरे से तो कोई होता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, सर आप अभी रेलवे के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, आरसीएम के बारे में आपकी जब जानकारी ही नहीं है तो आप किसी दूसरे को बताओगे क्या? क्योंकि अगर किसी आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो वो दूसरे की कैसे मदद करेगा। तो उन्होंने बोला ज्ञान रूपी धन बढ़ाइए और उस धन को सब में बांटना शुरू करिए। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम पहली बार जब गाड़ी चलाते हैं, आज पहली बार हम अपनी मोटरसाइकिल निकालें और अपने पिताजी को बोलें, पिताजी पीछे बैठ जाओ, आज पहली बार चला रहा हूं। पिताजी क्या बोलेंगे, पागल है क्या, हाथ पर तोड़ाने क्या? वैसे ही कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में जगह नहीं है, एक और पेशेंट पहुंचा दोगे। तो ये सोच के वो हमारे साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आप गिरते पड़ते 2-4 बार गिरते पड़ते आप चलाना सीख जाइए, तो एक अजनबी आदमी भी आपको रात में अंधेरे में हाईवे पे हाथ दे सकता है कि भाई साहब लिफ्ट देंगे क्या। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमारे अपने लोग, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सब हमारी बातों पे शंका व्यक्त करेंगे और वो हमारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम सीख जाएंगे तो एक अजनबी आदमी भी जय आरसीएम बोलेगा। तो मुझे बात समझ में आई और मैंने उनसे बोला, सर जब तक सीखूंगा नहीं तब तक बिजनेस कैसे बढ़ाऊं? बोले उसके लिए सिस्टम का इस्तेमाल करिए। उन्होंने बोला ये जो जूम मीटिंग होती है, ये कोई भी जो मीटिंग होती है, आप अपने लोगों को इस मीटिंग तक लाइए। आपको बताना नहीं आता, लेकिन इस मीटिंग में तमाम अनुभवी लोग होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बता के उनको क्लिक करवा देंगे। लाओगे आप, सुनेंगे वो, ज्वाइन होंगे आपके नीचे। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने मीटिंगों का टारगेट लिया कि मैं हर मीटिंग में अपने कोई ना कोई लोग जरूर बुलाऊंगा।
मेरा एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने बनाया। मैं उनसे कहता था, सर जी एक बहुत गजब सिस्टम है, और गजब बोलते समय हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस निकलता था। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप कमजोर आवाज में बात करोगे तो कमजोर आवाज वालों के तो टमाटर नहीं बिकते। डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आओगे? तो यहां पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और फिर मैं उनको बोलता था, सर एक बड़ा गजब सिस्टम है जिसमें अगर आप आ गए आपकी तकदीर बदल सकती है। वो बोलते थे क्या है? मैं कहता था मैं खुद नया हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस एक मीटिंग है, उसमें आप आ जाओ, अच्छा लगे तो बात करेंगे। क्योंकि मेरे बताने से वो ज्वाइन नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अपने लोग अपनी बात नहीं समझते हैं। एक कहावत कही गई है, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक स्कूल में हजारों बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर भी अपने बच्चे को किसी दूसरे के पास पढ़ने के लिए भेजता है, क्योंकि उसका बच्चा उसे टीचर समझता ही नहीं है। तो मुझे बात समझ में आ गई। मैं अपने लोगों को कभी भी खुद नहीं बताता था, मैं थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करता था और मीटिंगों में लाता था। मीटिंग में मैंने लाना शुरू किया लोगों को। वो बोलते थे क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद नया हूं। और ये मैं नया 2-3 साल तक बोलता रहा, मैं नया हूं। और आज भी कई बार मैं लोगों के सामने कहता हूं, सर मैं नया हूं, बिल्कुल आ जाओ आप मीटिंग में, आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वो मेरे से ज्वाइन नहीं हो रहा, तो सिस्टम को यूज कर लो ना। इसको मैं इस तौर पे समझाता हूं, आप हो दुबले पतले, आपकी नॉलेज कम, और आपका एक दोस्त है जो है खली बाहुबली, तो खुद लड़ना चाहिए या खली से लड़वाना चाहिए? मैंने कहा यार खली से लड़वाओ, खुद में तो पिटने का डर है। तो मैंने क्या किया, बस खली के पास पहुंचा देता था, भैया तुम जानो ये जाने। मैं मीटिंग में लाने लगा लोगों को, धीरे धीरे लोग मेरे साथ आने लगे। और शुरुआत में विरोध क्यों होता मैं बता दूं आपको। दुनिया में हर काम का विरोध होता है। जब शुरुआत में जब ट्रेन चलाई गई तो इंसान बैठने को तैयार ही नहीं था, जानवरों को बिठा के पहली ट्रेन चलाई गई। और बाद में जब ट्रेन चली भी, जब इंसान बैठे भी, तो लाठी लेके बैठे कि जो कुछ होगा देख लेंगे। इंजन आता था तो भूत भूत बोलते थे। और मेरे दोस्तों, आज ट्रेन में बंदर ज्यादा बैठते हैं या इंसान? अच्छा, शुरुआत में जब लाइट आई, लाइट, तो लोग बोले बड़ी डेंजर चीज है, सारे लोग चिपक जाते हैं उसमें, ये बड़ी बेकार चीज है। शुरू में विरोध किया, और आज लाइट चली जाए तो सरकारें बदल जाती हैं। वैसे ही जब शुरुआत में गैस सिलेंडर आया, लोग बोले अरे 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 ये तो बड़ी भयंकर चीज है, इसमें तो कोई फट गया तो पूरा घर उड़ जाएगा। और आज भाई साहब एक नहीं, 2-2, 3-3 रखते हैं। और कोई रिश्तेदार आ गया, बिठाने की जगह नहीं है तो सिलेंडर पे बिठा भी देते, ये भी नहीं सोचते अब फट गया तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर नई चीज का शुरुआत में लोग विरोध करते ही हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम बचपन में भेजे गए अपने नाना और नानी के यहां, तो इंसान नाना नाना बहुत सीख गया। तो इसलिए जब भी उसको बोलो आशिक ना 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 ना। और आप गौर करके देखना, आपके यहां पर जब भी कोई मेहमान आए, आप उसको बोलो चाय पियोगे ना, नहीं 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 नहीं, और फिर बाद में 1 कप के बजाय 2 कप पी के जाता है। तो याद रखिए, एक बहुत पुरानी पिक्चर का गाना है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो मेरे दोस्त, हर ना अंतिम ना नहीं होती। वो ना, यहां पर आज मैं दावा कर सकता हूं, ये मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना और जो ज्वाइन है, ये हाँ बोल के ज्यादातर नहीं आए थे, ये ना बोल के ही आए थे, और आज आरसीएम में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो चिंता मत करो अगर लोग इनकार करते हैं, चिंता उनकी करो जो आप जैसे लोगों का इंतजार करते हैं। तो आपको उनको ढूंढना है, उनको मिलना है मेरे दोस्त। ये दुनिया भरी पड़ी है। एक और मुझे एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी अगर आपके यहां पर आपकी पत्नी बोले कि आपको आम लेके आना है और कहीं से भी 1 किलो लेके आना है, आप जाते हो बाजार में, वैसे भी कोरोना का टाइम चलना, जगह जगह मिलता नहीं है। आप कैसे भी गए एक जगह पे तो देखा कि कुछ कहीं आम ही नहीं मिल रहे, एक जगह पे दिख गए आपको, लेकिन वो थोड़े कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे। तो आपने सोचा यार चलो थोड़े काट लेंगे, इतना इतना खा लेंगे, इतना इतना कर लेंगे। घर में जाना जरूरी है क्योंकि घर में श्रीमती जी से आप उलझना नहीं चाहते, और हर कोई व्यक्ति बाहर शेर होता है और घर में शेरा वाली माँ होती है, राइट। तो होता क्या है कि
इसलिए वो डरता है कि यार घर में हमारे वातावरण खराब ना हो जाए, तो वो कैसे भी वो आम लेने के चक्कर में होता है कि ले लूं। इतने में उसको कहीं से आवाज आती है कि अरे एक बड़ा सा ट्रक आ गया, आम भर के, आम ले लो, आम ले लो। अब वो आम छोड़ के उस ट्रक जो भरा है उसमें से 1 किलो लेने जाता है। तो अब वो कैसे लेगा? छांट छांट के, ये वाला पीला है, ये वाला अरे अच्छा नहीं है, ये पिलपिला है, इसको हटा देते हैं, ये ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भरा हुआ ट्रक है। तो मेरे दोस्तों, चिंता मत करना, ऊपर वाले ने पूरे वर्ल्ड में 135 करोड़ की आबादी भारत में क्यों दी है? यहां आम भरे पड़े हैं, टेस्ट करके आप लाओ, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। चिंता मत करना, छांट छांट के ज्वाइन करवाओ, चिंता करने की बात नहीं। बहुत आम भरे पड़े हैं, बहुत लोग हैं, कच्चा माल यहां भरा पड़ा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, चिंता मत करना जो इनकार करते हैं। आप चलते जाओ, प्रसाद जैसा बांटते रहो। और मेरा दावा है, जिसके कान में आरसीएम चला गया, फिर से सुनिए, जिसके कान में आरसीएम चला गया उसको आरसीएम करना पड़ेगा, चाहे या नहीं चाहे, उसको करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं, आज मैं चेहरे देख रहा हूं जिनको मैंने 2 साल पहले आरसीएम बोला था, अब जाके ज्वाइन हुए। क्यों? क्योंकि शनि और लक्ष्मी की लड़ाई में जो जीतेगा उतनी देर में वो आरसीएम ज्वाइन करेगा। अगर शनि जी भारी हैं तो कुछ समय तक वो आरसीएम नहीं ज्वाइन करेगा, और जैसे ही लक्ष्मी जी की कृपा हो गई उसके डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप उसे मौका दे सकते हो, तकदीर नहीं दे सकते। मेरे साथ आज तमाम लोग ज्वाइन हुए जिनको मैंने 4 साल पहले बताया था, और वो मुझसे क्या बोलते हैं? काश उस समय ज्वाइन हो गया होता। मैं बोला भाई, और मेरे से जानते हो क्या बोलते? एक मेरा दोस्त था, मैंने उसको आरसीएम बहुत पहले स्टार्ट में ही उसी से बताया, उसने नहीं ज्वाइन किया। बाद में जाके वो अपने आप मेरे पास आया, मैंने नहीं बताया, वो अपने आप सारी दुनिया को ज्वाइन करवाओगे भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने बोला भाई तेरे को तो मैंने बहुत पहले बताया था। बोले ठीक से नहीं बताया था। अब मुझे समझी में नहीं आया ये ठीक से बताना क्या होता है। मैं तो पहले भी वही बोल रहा था, अभी भी वही बोल रहा हूं भाई, दुकान बदल ले जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये ठीक से बताना क्या है? ये एक्चुअल में उसके राहु और केतु की दशा है जो उसको अभी थोड़े समय तक उलझा के रखी थी। जैसे ही उसके राहु और केतु शांत हो गए, जैसे ही शनिचर हट गए, वैसे ही लक्ष्मी जी की कृपा शुरू हुई और उसे आरसीएम बिजनेस का प्लान समझ में आ गया। और मेरे दोस्तों, अगर वो चूक गया तो उसका बच्चा ज्वाइन करेगा। सारे लोग ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए। ये आरसीएम बिजनेस में 7-7 10-10 गाड़ी आती है। अगर आपके सारे अड़ोसी पड़ोसी ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपनी गाड़ी पार्क कहां करोगे? उसके लिए भी तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे दोस्त सारे अगर आरसीएम करने लगेंगे तो ये ऑटो कौन चलाएगा भाई? बाकी व्यवस्थाएं भी तो चलती रहनी चाहिए। तो आप सबको मौका दोगे, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप चलते रहिए, लोग मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें काम करना शुरू किया मेरे दोस्त। और मेरा एक ही नियम मैंने बनाया, मेरे 3 फीट के घेरे में जो आ गया वो बिना आरसीएम सुने जाएगा नहीं। वो क्या सोच रहा है, बाहर में जाए। मैं यार अपनी मर्सिडीज और ऑडी देखूं कि इसका सोचना देखूं, राइट? तो मैं सोचता था, इसको नहीं बताया तो मर्सिडीज गई। तो मैं जाता था, बोलता था सुनो आरसीएम का। बोले नहीं, मुझे नहीं पता तुम ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं कल को अपनी जिंदगी में काश नहीं लाना चाहता। पता चला कल को तुम स्टेज पे खड़े हो, पता चला आरसीएम का रूबी अचीवर, मैं बोलूंगा अरे तेरी तो ये तो वही है जिसको मैंने बताया नहीं था, यही सोच के कि ये तो करेगा नहीं। तो आप मत सोचो, ये बिजनेस गीता के सिद्धांत की तरीके से काम करता है। कर्म करके करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप जिंदगी में कभी काश मत आने दो, सबको बता डालो। कोई भी काश नहीं छोड़ना, हर किसी को आपको बताना है। और ये बिजनेस में मैं तो एक और बात कहता हूं मेरे अपने सभी साथियों से कि महाभारत के युद्ध में और रामायण के युद्ध में एक पहले घोड़ा चलता था, एक यज्ञ होता था जिसको अश्वमेध यज्ञ बोलते थे। वो घोड़ा जब भी छोड़ दिया जाता था तो जिस भी राज्य में जाता था या तो उसको युद्ध करना पड़ता था या फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। तो मेरे दोस्तों, मैंने एक ही नियम बनाया कि अपना घोड़ा पूरे हिंदुस्तान में दौड़ाना है, और जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां का साम्राज्य, वहां वहां की टीम हमारी हो सकती है। और यही सोच के साथ हर जगह पे आपको बिजनेस फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैंने दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसमें काम किया। शुरुआत में बहुत समस्याएं आई, और समस्या जो है ना वो हमेशा जिंदा आदमी को आती है।
एक बार एक आदमी ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां पे कोई समस्या ना हो। जब उसकी आंखें खुली तो एक कब्रिस्तान में था। ऊपर वाला बोला, बेटा ये जो लेटे हैं ना, इनको कोई समस्या नहीं, तू भी लेट जा बगल में। राइट? तो समस्या तो होगी मेरे भाई, लेकिन जो समस्या कल है वो आज नहीं होगी, और आज है वो कल नहीं रहेगी। ये समस्या और आप में जंग चलती है आरसीएम में। ये आरसीएम वीनस वास्तव में बाधा दौड़ है। इस बाधा दौड़ में जो आगे बढ़ता रहेगा, हर बाधा को पार करता रहेगा, वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और समस्या तो कृष्ण के जीवन में कंस की समस्या थी, भगवान राम के जीवन में रावण रूपी समस्या थी, गांधी जी के समय में अंग्रेजों रूपी समस्या थी। और अगर आपकी भी जिंदगी में कोई समस्या आ रही है तो आप महानता की तरफ बढ़ रहे हो, ये बात समझ जाना। क्योंकि सभी की जिंदगी में कोई ना कोई टेंशन हुआ है, कोई ना कोई समस्या आई है। चिंता करने की बात नहीं। और जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी कामयाबी, जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी कामयाबी। एक चपरासी के इम्तिहान के लिए बड़ा सरल सा पेपर होता है, और एक आईएएस के लिए कठिन पेपर होता है। आप कठिन देना चाहते हो या सरल, डिसाइड आप करो। क्योंकि जो भी आप दोगे आपको उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी समस्याएं ज्यादा आ रही हैं तो समझ जाओ ऊपर वाला ने कामयाबी बड़ी प्लान करके रखी है आपके लिए। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, और मैंने इस बिजनेस में चलता गया, मैं लोगों को बात करता गया, सिस्टम को सीखता गया। ये बिजनेस में अपलाइनों का बहुत बड़ा रोल है, 90% रोल सिस्टम का है। क्योंकि अगर मेरे अंदर इतनी कुव्वत होती, इतनी काबिलियत होती, तो मैं पहले ही कामयाब हो गया होता। आरसीएम में क्या कर रहा हूं? यहाँ पे हमारी क्वालिटी कम है, सिस्टम की ताकत बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो भी हमारे सीनियर बोलते गए, उनकी बातों पे बिना कोई डाउट किए 100% फॉलो करने का नियम बनाया। यस सर, बस एक बात ये मैंने करना शुरू किया। मीटिंग, सेमिनार, सारे सिस्टम में जो मेरे सीनियर बोलते गए, अपने आप को ढाला और अपने गेटअप को भी बदला। मेरे दोस्त, बिजनेसमैन जैसा होना बहुत जरूरी है। जो दिखता है सो बिकता है। आपको मीटिंग में कोशिश करना चाहिए, ये नेशनल लेवल के आप में सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आपकी इमेज आपके हाथ में है। आप अपनी इमेज लुंगी बनियान वाली बनाना चाहते हैं या सूट बूट वाली, फैसला आपके ऊपर है। राइट? तो इसलिए मेरे दोस्त, नेशनल हीरो बनने का आपके पास चांस है, और जो दिखता है सो बिकता है। तो आप अपने गेटअप को बदलें, क्योंकि ये बिजनेस में पहले हमें अंदर से बदलाव करना होगा। आपकी रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी सब बाद में आएगा, पहले आपको खुद बन जाना है। क्योंकि ये एंटीना जो है ना, जिस चीज का एंटीना लगाएंगे वैसा ही प्रसारण आएगा। अगर टाटा स्काई चाहिए तो टाटा स्काई लगा डालो, अगर रॉयल्टी चाहिए तो रॉयल्टी जैसे दिखने लगो, रॉयल्टी जैसे सोचने लगो, टेक्निकल चाहिए तो वैसा। और ये बिजनेस में, जैसा हमारे गुरुदेव राधेश्याम सर भी बोलते हैं कि पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। ये स्किल अगर बढ़ेगा, काबिलियत बढ़ेगी, तो आपकी तरक्की होगी। जैसे अभी ये मेरे सामने एक बोतल है, ये मान लीजिए 1 लीटर की है। क्या इसमें 5 लीटर आएगा? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1 लीटर की ही है। लेकिन अगर इस बोतल को हम 5 लीटर का साइज बना दें तो इसके अंदर 5 लीटर आएगा। तो इस बिजनेस में शुरुआती इनकम छोटी क्यों होती है? क्योंकि हमारी काबिलियत उसके लायक होती है। और जब हम अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं, लगातार मीटिंगों में आके लर्निंग बढ़ाते हैं, तो लर्निंग में एल हट जाता है, तो अर्निंग के तौर पे हमारे साथ में वो चीज आ जाती है। जितना ज्यादा लर्निंग उतनी ज्यादा अर्निंग। ये बात मुझे समझ में आ गई, और मैंने एक डिसीजन लिया कि एक भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आप सबके लिए मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये लॉटरी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। यहां पर आपको भी वो देना पड़ेगा जो आप चाहते हो। तो उसके लिए क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट बंक मारते हैं, वो कहीं नहीं जाते। जो रेगुलर आते हैं उनका कुछ चांस होता है, लेकिन जो रेगुलर आके होमवर्क करते हैं उनका और ज्यादा चांस होता है। लेकिन मेरिट में आने के लिए रेगुलर आने के बाद, होमवर्क करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करते हैं, तो टीचर समझ जाता है यही वो बंदा है जिस पे फोकस करना है, यही वो बंदा है जिसको मेरिट में लाना है। तो आपको अपने हिस्से का काम करना है। ये ताली दोनों हाथ से बजती है। सिस्टम तो आपके लिए तैयार है, लेकिन क्या आप अपने परिवार के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो वो कमिटमेंट के साथ इसमें आना होगा। ये बिजनेस अपलाइनों का नहीं, यह आपका बिजनेस है।
जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं जाएगी तब तक बड़ी चीज नहीं होगी। अगर आप धक्का मार गाड़ी हो कि आपकी अपलाइन आपको फोन करता है, सर मीटिंग में नहीं दिख रहे, तो धक्का मार गाड़ी लंबे दूर तक नहीं जाती जब तक उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टार्टर ना हो। तो आपको जितना जल्दी हो अपना इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने का एक स्ट्रॉन्ग PMA बनाना चाहिए, जो इसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पे एक एटीट्यूड, वो आपको लेना चाहिए, PMF के तौर पे आपको बनाना चाहिए। और वो PMF अगर आप बनाते हो, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, तो आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जा सकते हो। आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि ये बिजनेस में मुझे क्या चाहिए, मेरा ड्रीम क्या है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूं और क्या करना चाहता हूं। जब तक आपने अपना ड्रीम नहीं बनाया मेरे दोस्त, तब तक आपके अंदर से वो बर्निंग डिजायर निकलेगी नहीं। दो पक्षी जा रहे थे, दो पक्षी बड़े ऊपर उड़ रहे थे, अचानक उनके बगल से जूम करके एक रॉकेट निकल गया। वो दोनों हैरान, बोले अरे अरे देखा यार तूने? बोले क्या? बोले ये कौन सा पक्षी था यार इतनी स्पीड में? बोले कौन सा पक्षी था ये तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन ये मैंने देखा कि इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तो मेरे दोस्तों, अपनी पूंछ में आग लगा डालो, आपकी स्पीड कई गुना हो जाएगी। और मैंने इस बिजनेस में डायरी पे लिखा कि मुझे इस बिजनेस में क्या करना है, क्या बनना है, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, ये सब अपने को रखा और उसको जगह जगह अपने घर में चिपका डाला। और जब भी लेटता था तो सामने गाड़ी देख के खड़ा हो जाता था कि यार अगर लेटे रहे तो गाड़ी नहीं आएगी, लेटे रहे तो ये पिन नहीं आएगी। वो अपने सामने जहां पे भी, मैं जहां पे सोता था वहां सामने लगा दिया, टॉयलेट में लगा दिया, जहां पढ़ता था वहां लगा दिया, सब जगह उसको लगा दिया जो मुझे जगा डाले। और उसके बाद एनर्जी के साथ इस बिजनेस में काम किया और इतना इस बिजनेस में राधे सर और सिस्टम का मार्गदर्शन मिला कि खंबा भी सामने आ जाए तो जय RCM बोल के जाता है मेरे दोस्त। तो इस तरीके की आपके सामने, ये इस तरीके का आपके अंदर बर्निंग डिजायर आ जाएगी, इस तरीके का मोटिवेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। और मेरे दोस्त, हर टीम में लोग बोलते हैं मेरी टीम में टाइगर आ जाए, मेरी टीम में सर बहुत कमजोर लोग हैं। मेरे दोस्त, टाइगर हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है। टाइगर लाना चाहते हो तो पहले खुद टाइगर बनना। अगर आप डर डर के बिजनेस करते हो, लास्ट के समय में देख लूं स्लैब मिल जाए तो मैं डायमंड कर लूं, तो आपकी टीम में भी ऐसे ही लोग आएंगे। जैसी ओरिजिनल बनाओगे वैसी जीरोक्स आएगी। तो आपको क्या करना है, टाइगर लाना है तो टाइगर बनना पड़ेगा, वरना गलती से भेड़ बने रहे और टाइगर आ गया तो आपको खा डालेगा। तो आप जैसे लोग अपनी टीम में चाहते हो वैसे लोग आपको पहले खुद बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी टीम में लोग सूट टाई में आए तो टीम को बदलना मुश्किल है, खुद को बदलना आसान है। तो आप आ जाओ। आप चाहते हो लोग डायरी पेन लेके मीटिंग अटेंड करें तो आप डायरी पेन लेके मीटिंग अटेंड किया करें। अगर आपको लगे कि इस रेगुलर मीटिंग में आए तो आप कोई दिन मिस मत करना, आप आते रहो। आप जो अपनी टीम को बनाना चाहते हो, आप चाहते हो डायमंड क्लब करें, पहले खुद का कर लो, क्योंकि इंजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिब्बे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अपने को पहले बदलना बहुत आसान है, इस पे फोकस करना है। दूसरी बात मेरे दोस्त, जब आप लोगों को पकड़ते रहोगे तो लोग आपके साथ आते रहेंगे और आपकी टीम में बहुत सारे बढ़िया लोग मिलेंगे। कैसे? ताश के जो 52 पत्ते होते हैं, ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 4 इक्के जरूर होते हैं। ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के जरूर होते हैं। भाग अच्छा हुआ तो ऊपर के चारों इक्के निकलेंगे, और कितना भी बैड लक हुआ तो लास्ट के 4 इक्के जरूर निकलेंगे। और इक्कों के दम पर पूरा गेम जीत लिया जाता है। पत्ते फेंकते रहो, लोगों को टच करते रहो, पता नहीं ना जाने किस बेस में मिल जाए नारायण, मिल जाए भगवान। क्योंकि मुकेश कोठारी जी, सुरेंद्र वैश्य जी, राजाराम सहारण जी, इन सबको भी किसी ने ज्वाइन करवाया था। और ये लोग भी क्या बोलते हैं, जिसको इस बिजनेस में रिकॉर्ड बनाना है उसकी तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब इससे पहले कोई दूसरा ढूंढे, आप ढूंढ लो, स्पीड बढ़ा डालो, पकड़ लो उसको, जिससे आप अपनी तकदीर बना लो मेरे दोस्त। तो इस तरीके का सिस्टम है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, जो सीनियर साथी हैं
जब भी आप आरसीएम करोगे तो यहां वहां देखना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम, हाँ ये कंपनी कोई आ गया आपके पास, ये भी कंपनी सर, ये भी कंपनी, वो भी कंपनी, चक्कर में मत पड़ना, तकलीफ में आ जाओगे। एक बंदा था, वो नदी में डूब रहा था। तो जब नदी में डूब रहा था तो अचानक वो बोलता है कि हे शंकर भगवान मेरी रक्षा करो। देखा 1 मिनट तक कोई नहीं आया। कहता है हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो, कोई नहीं आया। कहता है हे दुर्गा माँ मेरी रक्षा करो, कोई नहीं आया, और वो दुनिया से चला गया। मरने के बाद ऊपर पहुंचा तो बड़े गुस्से में भगवान जी से कहता है इतनी पूजा की और जब हम पानी में डूब रहे थे बचाने नहीं आए? बोले ध्यान से सोचो तुमने क्या किया, तुमने क्या बोला? बोले शंकर जी बचाओ। बोले भगवान तो सारे एक हैं, हम उस समय कृष्ण बने घूम रहे थे। तुमने बोला शंकर जी बचाओ, हमने जल्दी से अपनी बांसुरी फेंकी और मैंने चंद्रमा लगाया और सांप ढूंढा। इतनी देर में वो इधर उधर गया था, उतनी देर में तुमने बोला क्या हनुमान जी बचाओ। मैंने भैया चंद्रमा हटाया, त्रिशूल रखा और मुंह फुलाया, पूंछ लगाई, गदा लेके आने वाले थे तब तक तुम बोले दुर्गा जी बचाओ, और लेडीज को तैयार होने में 10-15 मिनट वैसे ही एक्स्ट्रा लग जाता। तो मेरे दोस्तों उसकी वजह से वो डूब गया। लेकिन अगर वो एक पकड़ के चलता रहता तो वो कामयाब हो गया होता। तो राह पकड़ के एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मेरे दोस्त ये आरसीएम आपके हाथ में आया है, इससे बेहतर सिस्टम इंडिया नहीं, फॉरेन नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक नंबर कंपनी जो आपकी सारी जिंदगी बदल सकता है और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ा सकता है, वो है आरसीएम बिजनेस। तो हमें बड़ा गर्व है कि हम ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जो इस देश की खुशहाली चाहता है, जो एक आम आदमी को खास आदमी बना रहा है, और जिसके मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जिन्होंने जीरो से फर्स्ट ऊपर तक गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, ये करके दिखाया है, और ऐसी विजनरी सोच के साथ हैं। आप देखिएगा हर व्यक्ति डायरेक्ट ही चुनेगा। तमाम बाकी नेटवर्क का जो है बंटाधार होने वाला है, और जितने भी ये लोग होंगे ये ढूंढेंगे आपको, ये आरसीएम के पीछे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम में मजबूती नहीं है और अपने आरसीएम में बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी मजबूती है। तो मेरे दोस्तों बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में आ चुकी है, आप इस सिस्टम को फॉलो करें, आगे बढ़ें। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अंत में कि आरसीएम बिजनेस की रेलगाड़ी गरीबपुर से अमीरपुर तक का सफर तय करती है। बीच में स्टेशन आएगा, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है पुर, उतरना नहीं। अगला स्टेशन आएगा, इनकम नहीं आ रही है पुर, उतरना नहीं। अगला स्टेशन आएगा, होशियारपुर, उतरना नहीं। अगला स्टेशन आएगा, अदर नेटवर्क पुर, उतरना नहीं। उसका अगला स्टेशन आएगा, पिन चेंज नहीं हो रही पुर, उतरना नहीं। अंतिम स्टेशन आएगा, अमीरपुर स्टार डायमंडपुर। तो ये बिजनेस में ऊपर वाला आपको भगाने की बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि आपने ऊपर वाले से पंगा लिया है। उसने आपको एक साधारण आदमी बनाने की किस्मत लिख के भेजा था। आप बोलते हो आरसीएम से हम बड़े लेवल पे जाएंगे, तो ऊपर वाला कहता चल बेटा आ जाए, तेरा मेरा हो जाए मैच, ये ले, तेरे यहां पे सामान ही नहीं मिलेगा। अब बोल करेगा क्या? आप खड़े हो विकेट के ऊपर और ऊपर वाला आपको बॉलें फेंक फेंक के आउट करने की कोशिश करेगा। ये ले, तेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, अब बोल करेगा क्या? तेरे सारे दोस्तों ने मना कर दिया ज्वाइन करने से, अब बोल करेगा क्या? तेरी अपलाइन ने तुझसे ऐसा बोल दिया, अब बोल करेगा क्या? तेरी इनकम नहीं आ रही, अब बता करेगा क्या? तेरी पिन चेंज नहीं हो रही, अब बता करेगा क्या? ऐसी वो बॉलें फेंक फेंक के आपको आउट करने की कोशिश करेगा। मेरे दोस्त, अंगद की तरीके से पैर जमा के डट जाना, ये वो बिजनेस है जिसमें ये 20-20 नहीं है। 20 में जो तेज खेलता है वो जीतता है। ये टेस्ट मैच है, जो सिस्टम से खेलेगा और अपने विकेट को किसी बॉल पे गिरने नहीं देगा, वो आरसीएम का डायमंड स्टार बनेगा। दुनिया नहीं रोक सकती। और मेरे दोस्त, आप अगर चूक गए तो बच्चा बनेगा। कोई ना कोई तरीके से जो आरसीएम में आ गया है, बस टिके रहना चाहिए।
यहां पर आपकी कामयाबी 100% होने वाली है मेरे दोस्त। और इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा विजन है मेरे दोस्त कि अभी 2025 में तो आप सबको अपने ऑफिस खोल के बैठना पड़ेगा और आपके पीए लोग ये डिसाइड करेंगे कंप्यूटर पे एप्लीकेशन में से कि किसको अभी ज्वाइन करवाना और किसका नंबर 2 साल बाद आएगा। तो मेरे दोस्त बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में आ चुकी है। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार आपके बीच आ चुका है। ये आरसीएम बिजनेस में अक्सर कहता हूं कि वो चिराग है जिसको कुछ लोगों ने अपने घर पर केवल दिया और तेल भर के रखा है, लेकिन ये वो चिराग है जिसको अगर ईमानदारी से कुछ साल घिस दिया तो इसमें से वो जिन निकलेगा जो बोलेगा क्या हुक्म मेरे आका, और आपके सारे सपने पूरे करने का मौका है यह बिजनेस। आप एक आम इंसान से खास इंसान बनेंगे, करोड़ों लोगों के रोल मॉडल बनेंगे, हजारों लोगों के स्टेडियम में लोग आपका नाम सुनते ही खड़े हो जाएंगे और तालियां पीटना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने ऐसे समय पर आप डटे रहे जब सारे लोग आपकी आलोचना कर रहे थे। माहौल में अक्सर एक और बात कहता हूं, बहाव के साथ में तो लाशें भी बह जाती हैं। जिंदा आदमी वो है जो माहौल के हिसाब से नहीं चले, वो खुद कुछ करके दिखाए। और मेरे दोस्त एक और चीज याद रखना, बिजनेस का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप जहां पे खड़े हो जाओ वहां से आरसीएम की गंगा बहनी चाहिए। क्योंकि उपजाऊ जमीन पे तो कोई भी फूल खिला लेता है, जो बंजर जमीन पे खिला के दिखाए वो आरसीएम का लीडर है। यस, तो आप कुछ कमाल करना मेरे दोस्त, कुछ बढ़िया करना है, टारगेट लेके लग जाएं। और ये बिजनेस आप अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस आप डाउनलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसको पूरी जिम्मेदारी लेके करें, सिस्टम से करें। क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप केवल ताश के पत्तों का महल खड़ा करेंगे तो आज नहीं कल गिर सकता है। केवल ईंटें लगाएंगे तो यहां पे आपका बिल्डिंग उतना मजबूत नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप जूम मीटिंग में लाके, एजुकेशन में लाके अपनी एक एक ईंट पर प्लास्टर भी करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। और तब आपका जो बिजनेस होगा वो सिंगल लेवल मार्केटिंग से बदल के मल्टी लेवल मार्केटिंग में चला जाएगा। और माफी चाहूंगा सर, मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आज हैं वो अपना डायरी पर ये लिखें, PMF लिखें, पॉजिटिव मोटिवेशनल फैक्टर लिखें, अपने ड्रीम बनाएं अपने परिवार के साथ बैठ के कि वो आरसीएम से कौन सी गाड़ी, कौन सा हेलीकॉप्टर, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा नजारा, कौन सा फॉरेन टूर, किस तरीके की चीज करने वाले हैं। ये आरसीएम आपके सपने जितने भी लिखोगे ना, दावा है अगर डटे रहे तो आपके सपनों की लिस्ट छोटी हो जाएगी, आरसीएम देना नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके का नजारा होगा। कुछ 3-4 साल अगर आपने इस बिजनेस में पूरे डट गए तो मेरे दोस्त आपके खानदान में किसी को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चीज ये बिजनेस दे सकता है। एक वीडियो मैं और अंत में देना चाहता हूं आपकी कामयाबी के लिए, और ये बिजनेस क्या देगा मैं बताना चाहूंगा आपको। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी ये भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। कितने लोग हैं जिनके अंदर आज ये जिद है कि स्टार डायमंड बन के रहना है।
बन के दिखाएंगे। हाथ अपना ऊपर यूं मजबूत करके बोल के बताएं मेरे दोस्त, कितने लोग हैं, मैं सबको स्क्रीन पे देख रहा हूं, कितने लोग ये जिद आज लेके चलते हैं कि दुनिया यहां से वहां हो जाए, स्टार डायमंड बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, अपने परिवार को हिंदुस्तान में नाम करके दिखाएंगे और कुछ इतिहास रच के आए करके जाएंगे। और जैसा बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, मेहमान बन के आए हैं, महान बन के जाएंगे। यस, तो बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों आप सबसे बात करके। बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। और ओवर टू मैं राधे सर, जिनसे मैं सीखता हूं सब चीजें, मैं उनको आगे के लिए बुला रहा हूं बहुत सम्मान के साथ। थैंक यू राधे सर।